नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा कांग्रेस की एक मीटिंग है जिसको प्रेजाइड ओवर यानी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं या ये जो मीटिंग है उसको ले रहे हैं वो है राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जो पिछले 11 साल से हरियाणा के अंदर संगठन का निर्माण नहीं हो पा रहा था, जिससे पार्टी का भी नुकसान होने लग रहा था, उस संगठन के निर्माण के लिए आज वो मीटिंग ले रहे हैं। जो उन्होंने 21-22 पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर जो नियुक्त किए हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उनको ये भी समझाएंगे। और बाकी जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के, वो सारे के सारे आज उस मीटिंग में जाने लग रहे हैं और उन सीनियर लीडर की वो मीटिंग अलग से भी लेंगे और उनके विचार सुनेंगे। तो दोस्तों, आज इसी मीटिंग से संबंधित मैं हरियाणा के जितने कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं ना, उनके इंटरव्यू देख रहा था। तो उसमें जो मैंने इंटरव्यू देखे, चाहे वो बीके हरिप्रसाद जी हों, कुलदीप शर्मा जी हों, कुलदीप वत्स जी हों, उदयभान पूनिया जी हों, सुरेश गुप्ता जी हों या शमशेर गोगी जी हों, तो सभी के अपने अपने विचार थे। तो जो इन लोगों के अंदर हुड्डा पक्ष का था वो तो ये कहने लग रहा था कि राहुल गांधी जी जो करेंगे उनको पता है हरियाणा के अंदर कौन कद्दावर है, किसकी पावर है और किसका जिताने की क्षमता है। तो राहुल गांधी जी को पता है और वो उसी अनुसार कार्य करेंगे। तो और जो हुड्डा पक्ष के नहीं थे यानी हुड्डा के खिलाफ थे, वो ये कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए सोचते हैं, पार्टी के लिए नहीं सोचते, ईडी से डर जाते हैं, सीबीआई से डर जाते हैं और बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज, जब पत्रकार ने यानी जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने सभी से ये पूछा कि अगर आपको सीएलपी लीडर या अध्यक्ष बना दिया जाए, पार्टी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, तो क्या आप तैयार हैं? तो उसमें एक चीज सभी ने कही, आगे जी हमारे जो परम आदरणीय सरदेह माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, अगर उनकी जो भी कृपा दृष्टि होगी या जो उनका आदेश होगा हम जरूर पूरा करेंगे, अगर वो हमें इस लायक समझेंगे तो। यहाँ दोस्तों एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि ये जितने भी थे, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा पक्ष के थे या उनके विपक्ष के थे या वो न्यूट्रल थे, जो भी थे, उन्होंने एक चीज जरूर कही, राहुल गांधी जी के प्रति जो उन्होंने आस्था दिखाई, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो हैरानी की बात तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही उसमें चापलूसी लगा लीजिए या आस्था लगा लीजिए या श्रद्धा कुछ भी लगा लीजिए या रेस्पेक्ट लगा लीजिए, वो थी। और जबकि वो होनी चाहिए अध्यक्ष के प्रति, क्योंकि तकनीकी रूप से तो अध्यक्ष का जो पद होता है पार्टी में वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन पार्टी के अंदर असली लीडर वो होता है जिसकी ज्यादा चलती है और जो जिसके अधिकार ज्यादा होते हैं, अध्यक्ष से भी ज्यादा अधिकार होते हैं, तो उसी की लोग ज्यादा पूजा करते हैं, आस्था उसी में रखते हैं और उसी के कहने से चलते हैं और वो अध्यक्ष से भी उसको बड़ा मानते हैं, इसलिए उसको पार्टी सुप्रीमो कहा जाता है। और ये हर एक पार्टी का है, सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी के प्रति ऐसा दिखाया जा रहा हो, कांग्रेस की ऐसे दिखा रहे हो, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, इनेलो हो, जसपा हो या कोई भी पार्टी है, जब एक व्यक्ति पार्टी से बड़ा बन जाता है ना, बड़ा उसका कद हो जाता है, तो लोग उसी की पूजा अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि राजनीति में जो कैरियर है वो उसी आदमी की कृपा दृष्टि से और कोप दृष्टि से बनते और बिगड़ते हैं। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि जो राहुल गांधी के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया इन नेताओं ने, परम पूजनीय, श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, ये राजनीति चापलूसी का ही नाम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। खैर दोस्तों, तो बात करने लग रहे थे इसकी संगठन की और आज की मीटिंग की। तो इसमें इन नेताओं ने तो खैर अपने अपने हिसाब से अपने अपने विचार दिए, लेकिन अब बारी आती है राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने एक दो चीजें कही हैं वो वास्तव में उनकी वैल्यू है, और उनकी वैल्यू इसलिए है कि अगर वो अपने कहे अनुसार काम कर पाते हैं तो, और करते हैं और नियुक्तियां करते हैं, तो उनकी वैल्यू है। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या। तो राहुल गांधी की आज की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये कहा था कि आज तक मैं 2 घोड़ों के बारे में बातें करता रहा करता, एक तो रेस का घोड़ा और एक बारात का घोड़ा। और मैं कहा करता है कि कांग्रेस की यही विडंबना रही है कि वो बारात के घोड़े को रेस के घोड़े में दौड़ा दिया करती, जो रेस के घोड़े थे उनको बारात का घोड़ा बना दिया करती, और यही पार्टी की हार का कारण है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मैं एक घोड़े का और जिक्र करना चाहूंगा, और वो है लंगड़ा घोड़ा। एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है, और वो जो लंगड़े घोड़े हैं उनको मैं पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। तो उनका ये कहना बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान दिया, ये बिल्कुल ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं इन तीनों घोड़ों की अपनी समझ के हिसाब से अगर मैं विवेचना करना चाहूँ, तो मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों बारात का घोड़ा वो होता है
जिसको सजाया संवारा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और उसको बारात में दिखा दिया जाता है सजा के, न कि ये घोड़ा है, लोगों की नज़र होती है उन्हीं के ऊपर होती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब उनको रेस के मैदान में उतारा जाता है तो वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं, यानी जब उनको इलेक्शन के उसमें उतारा जाता है, मैदान में उतारा जाता है, तो वो खुद बड़ी मुश्किल से अपनी सीट तो बचा लेते हैं, लेकिन जितनी उनके समर्थकों की जो सीट होती है उनको वो नहीं जिता पाते। इसलिए राहुल गांधी का ये कहना था कि जो बारात के घोड़े उनको हमने रेस के घोड़ों में उतारा। तो मेरी नज़र में ये जो बारात के घोड़े हैं ये जय कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, अशोक तंवर हैं, या फिर दो घोड़े और हुआ करते, किरण चौधरी और ये कुलदीप बिश्नोई, वो तो दूसरी बारात में शामिल हो चुके हैं, या चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। मेरे हिसाब से ये बारात के घोड़े हैं जो जिनको पार्टी सजा रही है, सवा रही है, खिला रही है, पिला रही है, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है तो ये अपनी सीट बहुत मुश्किल से निकालते हैं अपने बच्चों की। बाकी जो इनके समर्थकों को जितनी भी टिकट दी जाती है वो उनकी जमानत भी नहीं बचा पाते, और ये हुआ भी हर इलेक्शन में, ऐसा ही हुआ है। पिछले इलेक्शन में भी आप देख सकते थे। और रही बात रेस के घोड़े की, तो दोस्तों रेस का घोड़ा कौन है ये मैं आज उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं उनका नाम लेता हूँ तो हर बार मैं तो वस्तु स्थिति बताता हूँ, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि मैं उनका समर्थक हूँ, और एक कमेंट आते हैं मेरे पास कि आप तो इनके समर्थक हैं, तो इसलिए आज मैं उनका नहीं लूँगा। आज लोग समझ जाएंगे कि रेस का घोड़ा कौन है, और रेस के घोड़े को जब मैदान में उतारा जाता है तो वो कितनी सीटें जिता सकते हैं, कितनी दिला पाते हैं और कितनी उन्होंने दिलाई है। और पिछले अब ये जो 2024 में इलेक्शन हुए थे उसमें भी उन्होंने, यानी रेस के घोड़ों ने जो अपनी पार्टी के लिए सीटें जीत के दी थी वो किसी को भूली नहीं होंगी, सबको पता होगा कि कितनी सीटें। और रही बात लंगड़े घोड़े की दोस्तों, तो लंगड़े घोड़े वो होते हैं तो या तो किसी दूसरी पार्टी से आते हैं या कांग्रेस में ही रहते हैं, और जब उनको टिकट पार्टी से लायक नहीं समझती कि सर्वे के आधार पर कि इलेक्शन जीत जाएंगे, तो पार्टी उनको टिकट नहीं देती, और पार्टी जब उनको टिकट नहीं देती तो वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ काम करते हैं, उनकी वोट काटते हैं और दूसरे उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं, तो वो लंगड़े घोड़े होते हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना है कि ऐसे घोड़ों को मैं बाहर कर दूंगा, तो ये वास्तव में सही बात है, लेकिन मेन बात यह है कि वो कर पाए तब ना। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो आपसी खींचतान है, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की एक मीटिंग से या एक कदम से या एक प्लानिंग से वो जो खींचतान है वो कम हो जाएगी। ये खींचतान मुझे नहीं लगता दोस्तों कि किसी भी तरह कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात है कि कैरियर की बात है, चौधरी की बात है, और हर कोई ये सोचना जो थोड़ा वरिष्ठ है, यानी 15 साल 20 साल 25 साल से काम करने लग रहा है, वो अपना हक समझने लग जाता है कि पार्टी के अंदर मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुख्यमंत्री तो पार्टी बनाए, लेकिन किस आधार पर बनाए, क्या उनके अंदर हैसियत है अपने समर्थकों को या पार्टी को सीट दिलवाने की, या फिर अगर राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो क्या वो 50,000 आदमी भी इकट्ठे कर सकते हैं क्या? तो उनको ये भी सोचना चाहिए। उम्मीदें पालने की एक अलग बात होती है। उम्मीदें तो एक कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी में जुड़ता है, पहले दिन जो कार्यकर्ता बनता है, चाहे उसके कहने से उसके खुद के घर वाले भी वोट ना दे, लेकिन जो जिस पार्टी से जुड़ जाता है पहले दिन उसका ये सपना होता है कि एक दिन मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। तो मुख्यमंत्री बनने की हैसियत पालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर आदमी को अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए। सिर्फ हसरत नहीं, हैसियत अगर देखे कि उसके अंदर दम कितना है, वो पार्टी के लिए क्या कर रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझ में आ जाएगी और वो खुद ही पार्टी के साथ कोऑपरेट करने लगेंगे। जो रेस के घोड़े अर्थात जो सीट दिला सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वोट दिला सकते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी हार सकती कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, आज़ादी से पहले की पार्टी, और देश के ऊपर उन्होंने शासन किया। और अब जो पार्टी हार रही है वो सिर्फ इसलिए हार रही है कि आपस में खींचातान की और ये हसरत की लड़ाई है कि हर वो आदमी जिसके पास वोट नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करता है, मुख्यमंत्री बनने की हसरत पालता है, और जो दूसरे नेता हैं उनकी टांग खिंचाई करता है, उनके वोट को काटने लग रहा है। और आज के दिन जब बीजेपी हर हिसाब से साउंड पार्टी है, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, पैसे के रूप से हो, वोटों के खरीदना हो, या फिर सरकारों को तोड़ना हो, या ईवीएम को हैक करना हो, हर मामले में एक्सपर्ट है बीजेपी। और ऐसी पार्टी से
टकराना या उसको हराना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत एक तरह से असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। और इसमें भी अगर ये नेता एक दूसरे की जड़ काटते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 50 साल में भी कांग्रेस पार्टी का कोई कैरियर होगा या इन लोगों का कोई कैरियर होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी को इलेक्शन जीतने हैं, अगर सत्ता में आना है, तो सबसे पहले तो उनको ये एक दूसरे की जो बुराई करना या टांग खींचना या सिर फुटौल की राजनीति, उससे तौबा करनी होगी। अगर राहुल गांधी इस चीज को सुधार देते हैं और अगर लोगों को जो पार्टी के नेता अगर उनको इकट्ठा कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी जीत होगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अगर ये बीमारी खत्म हो जाए तो पार्टी हार जाए, ऐसा नहीं लगता मुझे। लेकिन पार्टी हार रही है तो सिर्फ इसी खींचतान की वजह से हार रही है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना होगा, इस चीज पे लगाम लगानी होगी। और जो आदमी बारात के घोड़े अगर वो फिर भी नहीं समझते, तो निसंदेह अगर उनको जब तक पार्टी से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज के दिन मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना पसंद आई होगी, और अगर आपको विवेचना ठीक लगी तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और एक विशेष निवेदन मैं जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इसी तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ और मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा है, अपना टाइम, कीमती टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।